वीडियो में हम चैप्टर कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछली वीडियोस में हमने साइंस, हिंदी और जो चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो कवर कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे फोर्थ चैप्टर। ठीक है। सो कंपेयर द फॉलोइंग इक्वेशंस विद ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमें यहाँ पे जो है ए की वैल्यू फाइंड करनी है। जनरल फॉर्म होती है ये जनरल फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है। कंपेयर द फॉलोइंग इक्वेशंस विद ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ पे ए की वैल्यू भी बताना है। ये जो एक्स बाय सी है, ठीक है, ये आपके कॉन्स्टेंट्स है और जो ए बी सी है ये आपके वेरिएबल्स हैं। अब ए एक्स वाली टर्म ये रही, ठीक है ना, ये तो है ही। अब हम मुझे यहाँ पे y वाली टर्म लेके आनी, वो इस तरफ है तो मैं इस तरफ लेके आऊँगी, -2y हो जाएगा। यहाँ ये c क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट भी है, इधर लेके आऊँगी +5 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है। और a की वैल्यू बतानी है तो x a के साथ a है, x के साथ क्या है a, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। सिमिलरली 4x, अब देखो 4x y c एक साथ ही है, इक्वल्स टू, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, a की वैल्यू बता दो, दैट इज़ 4। ठीक है। उसके बाद x है, ये इधर जाएगा -2y। अब यहाँ पे c तो है ही नहीं कोई कांस्टेंट, तो वो मतलब 0 है, इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे x के साथ कुछ तो है तो वो 1 है। इसी तरह से 5y, ठीक है, 6x पहले लिखोगे फिर 5y इधर आएगा ये तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 6 हो जाएगी। इन अ क्रिकेट मैच द कंबाइंड स्कोर्स मेड बाय टू बैट्समैन इज 240। इसकी इक्वेशन बतानी है। अब लेट द फर्स्ट बैट्समैन वी एक्स, सेकेंड बैट्समैन वी वाई, उनका दोनों का ही जब हम x प्लस वाई मतलब दोनों ही बैट्समैन के जो है कंबाइन करेंगे स्कोर, तो मुझे 240 मिलेगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 240। लीनियर इक्वेशन है, उसके पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल वाली इक्वेशंस के, जैसे ये दो वेरिएबल इक्वेशन थी, इसके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, तो यस दिस इज़ ट्रू। जो आपकी लीनियर इक्वेशन है लेकिन वो वन वेरिएबल में उसका एक ही सोल्यूशन होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अब ये दो वेरिएबल में है तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इनडेफिनेटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक है। राइट द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें इसको टू वेरिएबल्स में लिखना है। ठीक है। उसके बाद राइट द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल है x, इसका मतलब y 0 है। 5 क्या हो जाएगा जब इस तरफ आएगा बेटा, तो ये इट शुड बी ऑफ पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, प्लस साइन लगाओगे आप, ठीक है, पॉजिटिव साइन बनेगा। फिर y इज इक्वल्स टू 2 है, तो x कुछ नहीं है, यहाँ पे x तो दे ही नहीं रखा, इसका मतलब जो x है इट इज़ 0। y, ठीक है, ये जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये तो आपकी नोटबुक्स में ही है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक मान ली x, कॉस्ट ऑफ पेन मान लिया y। ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है इट इज़ इक्वल्स टू x का ट्वाइस है ना, जो आपकी कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है पेन की कॉस्ट से। तो अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो, ठीक है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको लिखते हैं ऐसे भी। उसके बाद मैचअप्स है, तो मैचअप्स करते हैं। सबसे पहले तो देखो इसको ही सॉल्व करोगे तो ये इक्वल्स टू 0 करोगे तो ये नेगेटिव आएगा 4। अब इन दोनों को देखते हैं कैसे करना है, बहुत इजी है। अगर मुझे देखना है कि अगर इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू पुट करके 12 आ रहा है, तो अगर मैं 4 यहाँ पे पुट करूँ, आई मीन टू से दैट कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 लूँ प्लस वाई की वैल्यू 0 लूँ, इक्वल्स टू 12 आता है क्या, ये हो जाएगा 12 प्लस में ये हो जाएगा 0 विच इज़ इक्वल्स टू 12। तो 12 के बराबर है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका देखते हैं, तो इसका तो बहुत बड़ा बन जाएगा, 5 चाहिए। तो अगर मैं 2 वाई की वैल्यू 1 लेके इक्वल्स टू 5 पुट करूँगी, तो 4 + 1 इक्वल्स टू 5, इसको सॉल्व करोगे 5 इक्वल्स टू 5, तो इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली फिर इसका जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो हमने सॉल्व कर ही लिए हैं। बट इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट तो हम इसको भी देख लेते हैं एक बार
16 प्लस 2 वाई की वैल्यू 3, क्या ये 10 के इक्वल आ रहा है? 1 4, 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10, तो 10 इक्वल्स टू 10, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। सिंपल था। अब मुझे 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं लीनियर इक्वेशन के, तो 4 सॉल्यूशंस लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार 4 मार्क्स में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, यही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इक्वेशन जो है वो है आपकी 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 7, है ना। तो ये आपका बेसिकली है, इसको आपने 4 इक्वेशन, x की वैल्यू ले लो चाहे कोई y की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे x को 0 लेके चलूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू में 7, तो ओवरऑल 0, y इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन। इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं, इस तरह से। अगर मुझे सेकेंड सॉल्यूशन, मान लो अगर मैं y 0 लेके चलूँ, है ना, तो y 0 हो जाएगा मेरा, प्लस 0 इक्वल्स टू में 7, तो मेरा 2x इक्वल्स टू में 7, x इधर इस तरह से हो गया। तो अगर मेरा y 0 होता है तो मेरे x की वैल्यू ये आती है, ऐसे करना है। जो इसका थर्ड सॉल्यूशन क्या करें, अब मैं जो करूँगी क्या, x की वैल्यू मैं 1 ले रही हूँ यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे 1 प्लस वाई इक्वल्स टू में 7, सो आपका यहाँ पे 2y इक्वल्स टू में 7 हो जाएगा। 7 माइनस 2 y इज इक्वल्स टू, अब 7 में से 2 निकालें, यू विल गेट 5 है। फोर्थ इक्वेशन करो, अगर मैं y की वैल्यू 1 लेके देख लूँ, है ना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या लेना है। प्लस 1 7, तो 2x इधर हो जाएगा, 7 ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x जो कि हो जाएगा 6, है ना। तो x 6/2, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 3। क्लियर है, 4 इक्वेशंस के सॉल्यूशन करने थे तो हमने कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे इसको नेक्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इसको फिर से इसी जनरल फॉर्म में लिखना है, तो मैं यही सॉल्व करवा रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा हम पेज नहीं लेंगे। तो x है ये इधर जाके -3y, c नहीं है कुछ तो वो 0 होगा, इक्वल्स टू में 0, c जो होगा वो मेरा 0 है। उसके बाद 2x ये इधर माइनस का है, इट विल बी ऑफ प्लस इधर आके, और c नहीं है तो 0 है। इसी तरह से अब यहाँ पे y नहीं है तो y मेरा 0 हो जाएगा, प्लस मेरे पास c है तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y, ये इधर माइनस का हो जाएगा आके, तो ये हो गया। उसके बाद a की वैल्यू इस केस में 1 है, इस केस में b की वैल्यू y हो जाएगी, c की वैल्यू 0। इस तरह से आपने सभी की वैल्यूज़ बता देनी है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है। अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो ज़रा देखो x की वैल्यू 2 है ना, और y की वैल्यू मुझे 1 दे रखी है, मुझे k की वैल्यू बतानी है। तो 4 + 3 इक्वल्स टू में k 7 हो जाएगी k की वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैचअप्स। तो मैचअप्स कैसे करना है, बेसिकली इन सभी को 0 के पुट करना है। तो बेसिकली ये मुझे -5 देगा, यहाँ पे देखूँगी तो ये +5 देगा, ठीक है। और इसको अगर हम देखें -5/2 आएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगी। और अगर देखें तो ये इधर जाएगा तो प्लस होगा /2, तो ये इसका करेक्ट होगा। उसके बाद कॉफिशिएंट बताना है इसमें से x² का। यहाँ पे x² है, उसका कॉफिशिएंट बेटा 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन। इसमें -1 हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन। इसमें x² पाई हो जाएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन, और ये फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिकली। बट यहाँ पे x² नहीं है कोई भी, तो यहाँ पे फिर 0 ही कॉफिशिएंट रहने वाला है। बच्चे इस बात में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका यूक्लिड चैप्टर। ठीक है। सो पॉस्टुलेट कितने हैं यूक्लिड में? यूक्लिड में 5 पॉस्टुलेट्स हैं, और उसका जो 5th पॉस्टुलेट क्या है, तो 5th पॉस्टुलेट आपका होता है कि अगर लाइंस सीधी जा रही हैं, है ना, तो वो कभी पैरेलल है आपस में तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बट अगर फिर भी थोड़ा सा चेंज आता है तो वो इंटरसेक्ट करती है। ठीक है। उसके बाद अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। बच्चे यहाँ पे डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है, बट आप अकॉर्डिंग अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखो आपकी बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है।
अ लाइन इज डैश लेंथ, लाइन की ब्रेथलेस लेंथ होती है। ये सारे आपकी बुक में है, ऐसा मत समझना कि कुछ बाहर से है। डैश में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। अब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ लाइन ड्रॉ हो सकता है, तो इसका आंसर आएगा लाइन सेगमेंट। अ होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ठीक है। उसके बाद सर्कल में भी ड्रॉ फ्रॉम एनी सेंटर, कोई भी सेंटर से बना सकते हैं, कोई भी रेडियस तक बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, बहुत इजी है ये तो, चैप्टर जल्दी ही हो जाएगा आपका। उसके बाद ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल सही है, सारे ही इक्वल होते हैं। ऑन अ प्लेन सर्फेस वी कैन लोकेट इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस, कोई प्लेन सर्फेस है तो हम इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं, सही है। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, सही है। टू डिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैनॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। अब देखो दो डिस्टेंट लाइंस हैं, मतलब दोनों अलग अलग लाइंस है, तो वो पैरेलल नहीं हो सकती है, तो कैनॉट भी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट अगर कैन भी होता तो फिर गलत होता, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो 5th चैप्टर है वो भी डन हुआ। तो अभी तक हमने साइंस, हिंदी और मैथ्स के 5 चैप्टर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 5th चैप्टर भी 6th चैप्टर भी शुरू कर लेते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, दो एडजस्टेड एंगल्स बनते हैं, उन दोनों ही एडजस्टेड एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इफ़ टू और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन, मतलब अगर सेम लाइन है उसके ऊपर 2-3 पॉइंट्स है तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। बट अगर लाइन डिफरेंट है, मतलब एक लाइन है जिसमें से 3 और 2 लाइंस नहीं है, तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है। टू एडजस्टेड एंगल्स आर इक्वल इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होता है इनका, ठीक है, एडजस्टेड एंगल्स का। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइंस है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। उसके बाद द लाइन दैट कट्स टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स, जो लाइन है एक जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल। उसके बाद इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल है आपस में, विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर? यस ऑफ कोर्स, यस। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर मुझे यूनिक लाइन, केवल एक लाइन बनानी है तो मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, है ना। टू डिस्टेंट लाइन्स के नॉट हैव मोर देन 1 कॉमन पॉइंट, जो टू डिस्टेंट लाइन्स होते हैं उनके एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। कैसे करना है, बहुत इजी है। गिवन एवरीथिंग आप लिख लेना, मैं यहाँ सिर्फ डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ से लूँ एंगल, ये एंगल दिख रहा है मुझे कि दैट इज़ PRT, PRT वो किसके इक्वल है? PRT एंगल जो बेसिकली है, PRT एंगल वो क्या होगा? PRQ एंगल प्लस PQR एंगल होगा, क्योंकि वो 180 डिग्री बना रहे हैं, है ना, प्लस PRQ एंगल 180 डिग्री। लीनियर पेयर एग्जाम्पल रीज़न देना है। PQR एंगल यहाँ पर बन रहा है, PQR एंगल प्लस में PQS एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न देना है लीनियर पेयर। अब दोनों के ये सेम है तो मैं इक्वेट कर सकती हूँ, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप प्रॉपर वे से लिख लेना, PQR प्लस PQS। अब देखो ज़रा, उन्होंने हमें ये हिंट्स क्यों दे रखी है? मुझे यहाँ पे चाहिए प्रूव करना है PQS एंगल, PQS एंगल, PRT एंगल। तो उन्होंने कहा है कि जो आपका
क्यू एंगल है बेसिकली, देखो पी आर टी एंगल, जो पी आर क्यू एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ पी क्यू आर एंगल, पी क्यू आर एंगल प्लस पी क्यू एस, ये कैंसिल हो जाएंगे, पी आर टी एंगल इक्वल्स टू पी क्यू एस, ये हमें प्रूफ करना था। उसके बाद है हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, एक्स वाई जेड। अब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। अगर हम ऐसे देखें दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, इस तरह से अगर मैं इसको घुमाऊँ तो मान के चलो कि ये दोनों पैरेलल है, मान के क्या चलना दिया हुआ है, और ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, है ना, तो ये एंगल भी 125 डिग्री का निकल के आ गया, है ना। और अगर ये 125 डिग्री का है तो 125 में से 180 माइनस कर दो, आपको वाई एंगल मिल जाएगा जो कि 55 है। अब मेरे पास ये एंगल भी फिर कितना आ जाएगा, ऑफ कोर्स है कि अगर 125 में से माइनस करूँगी 180 55, अब 55 प्लस 55 प्लस जेड एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, आपके ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, इसको प्लस कर लो, 10 1 10 11 110, जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो जेड इधर 110 माइनस 180, तो यहाँ पे 70 डिग्री एंगल ये वाला आ गया। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा नहीं था डिफ़िकल्ट। उसके बाद इन द गिवन फिगर एक्स वाई एम एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, अगर पी ओ वाई एंगल 90 है तो ये दोनों एंगल्स रेशो में हैं, तो हमें निकालना क्या है, सी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको मान लो ये 2x है, इसको मान लो ये 3x है, तो 2x प्लस 3x प्लस ये एंगल 90 का है इक्वल्स टू 180 डिग्री, आपके लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग जाएगी। 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90, 5x इज इक्वल्स टू 90, x जो है 90 बाई 5 करोगे, ठीक है, 18 पे चला जाएगा। अभी सिर्फ x की वैल्यू 18 आई है, x की वैल्यू तो 3 18 36 आ गई है, 24 54 ये वैल्यू आ गई। अब हम c निकाल सकते हैं, एंगल बी एंगल c कर दूँ मैं अगर, इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ पे इस तरह से लाइन के ऊपर लीनियर पेयर है, एंगल बी कितना निकल के आया है, एंगल बी 54 है इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सी 180 में से माइनस कर दोगे 54, यू विल गेट योर एंगल दिस, तो 6 यहाँ पे 7 2 126 डिग्री आंसर आ जाएगा। उसके बाद 13th क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें आपको बेसिकली 13th क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई और जेड की रेशो दे रखी है, तो इसको 3x मान लिया, इसको 7x मान लिया। अब देखो मैंने यहाँ पे भी y होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो को इंटीरियर लग गई प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, y और z को प्लस कर दिया इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू 18 आई है, 3 इंटू में 18 इक्वल्स टू 54, ये 126, z की वैल्यू 126 है। अब z जो है x एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, तो x की वैल्यू 126 है। उसके बाद हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो ये लीनियर पेयर है, 180 में से माइनस कर सकती हूँ मैं, तो मुझे 53 मिला, ये वैल्यू आ गई। अब ये को इंटीरियर एंगल्स है, तो 150 में से 180 निकाले तो मुझे 130 मिला। अब मुझे ये वैल्यू पता है बेसिकली, है ना, तो मैं 180 में से माइनस कर सकती हूँ, ये वैल्यू निकाल सकती हूँ, मेरे पास 50 आ गई। अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी, तो इन तीनों को प्लस कर दिया, y 50 53 को 180 माइनस 103, तो मेरे पास 77 वैल्यू
आ गई है। उसके बाद मैचअप्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, उनका सम 180 डिग्री होता है। जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं 180 और 360 के बीच में होते हैं, और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, और साइड ऑफ राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज होती है। देखो अब मुझे नहीं पता करन दिस, तो 3 साइड हमें पता है परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो जो बड़ी वाली साइड होती है, बड़ी वाली साइड, तो जो बड़ी वाली साइड होती है बेसिकली इस तरह से डायग्राम होता है ना आपका, इस तरह से बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये पता नहीं करंट मतलब आई थिंक क्या है, तो बस पता होना चाहिए आपको परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली लाइन, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, हाइपोटेन्यूज क्या होती है। ठीक है, उसके बाद एक थ्योरम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली, तो ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आती होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो मैंने डायग्राम बना दिया है। डायग्राम ऐसे है, तो गिवन क्या है, 2 लाइंस है जो ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे। मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। प्रूव यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो एंगल 1 एंगल 3 लिया, तो ये क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री सम हो जाएगा लीनियर पेयर। फिर 3 और 2 लिया, अब दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, तो मैंने इनको इक्वेट किया, तो मुझे यहाँ से 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, तो 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 1 एंगल 4 लिया, तो उसको प्लस किया 180 डिग्री, एंगल 1 एंगल 3, अब इन दोनों को कैंसिल कर दिया, तो एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आपकी बेसिकली बुक से ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 5 है आपकी। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं अच्छे से एक बार। तो देखो ये आपकी बुक में से है, तो देखो इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस, अब ये ट्रांसवर्सल है जो दोनों ही लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों हैं, इन दोनों के बाइसेक्टर्स बना दिए हैं। प्रूव दैट 2 लाइंस आर पैरेलल, हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है। तो बेसिकली कैसे करोगी, देखो सबसे पहले जो बी ई है वो बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, तो बी ए बी ई एंगल की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इस एंगल का हाफ हो जाएगा। इसी तरह से सी जी बाइसेक्टर है, तो मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बी सी जी एंगल की, तो ये पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। अब ऑन दी अदर हैंड मुझे ये भी गिवन है कि जो बी ई सी जी इसका मतलब पैरेलल है ना, जब ये दोनों ही एंगल्स मेरे बराबर है, इसका मतलब बी ई जो है वो सी जी के पैरेलल आ गई, और ए डी इनकी ट्रांसवर्सल है, तो फिर मेरे ए बी ई एंगल इस बी सी जी एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड में से लिया, इन दोनों को कैंसिल किया, तो मेरा ए बी क्यू एंगल, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है। तो कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर एक्सियम से आप कह सकते हो, देखो सोचो ज़रा, मुझे ये गिवन है कि बी ई एंगल बाइसेक्टर है, तो मेरा ये एंगल क्या हुआ इस एंगल का हाफ, और ये एंगल मेरा पूरे इस एंगल का हाफ होगा, तो मेरे ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। फिर मैंने राइट हैंड साइड ली, इनको कैंसिल किया, तो मेरे ये जो एंगल्स है पूरे आपस में इक्वल है ना, तो ये इक्वल है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे जब हम कन्वर्स करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम का। कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम का उल्टा जब होता है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों को बराबर करना है, फिर पूरे एंगल्स को बराबर करके पैरेलल कर देना है। ठीक है, ए बी ई इक्वल किसके होगा, ए बी क्यू के हाफ के, बी सी एस इक्वल होगा बी सी जी इक्वल होगा इस बी सी एस एंगल के हाफ के, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए बी क्यू एंगल बी सी एस के बराबर हो जाएगा, तो हमारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी थ्रू कौन से एक्सियम से, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम से। 18th क्वेश्चन है कि इन अ फिगर बिलो, ठीक है यहाँ पे फिगर तो दे ही नहीं रखी, in a figure below ray OS stands on a line POQ, ray OR and OT are angle bisectors of angle POS and SOQ respectively if POS angle X, हमें ROT एंगल निकालना है।
तो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे डायग्राम नहीं दे रखा लेकिन डायग्राम आएगा ही एग्जाम में। अब देखो ज़रा, पी ओ एस एंगल एक्स है, हमें आर ओ टी एंगल निकालना है ना। किसी भी तरह से मुझे ये एंगल पता चल जाए प्लस कर दूंगी, तो मुझे पता है कि अगर मुझे आर ओ क्यू एंगल निकालना है, मैं ये पूरा एंगल निकालूंगी, उसका हाफ कर दूंगी तो मेरे पास ये एंगल आएगा, है ना। तो मुझे पी ओ एस एंगल और एस ओ क्यू एंगल 180 हो गया। मेरे पास जो पी ओ एस एंगल है वो एक्स है, तो एस ओ क्यू एंगल की वैल्यू आ गई इतनी। अब मेरे पास फिर ये एंगल, ये वाला जो पूरा एंगल है 180 डिग्री माइनस एक्स है ना। अब मेरे पास ये वाला एंगल भी हो गया, मेरे पास ये वाला एंगल भी हो जाएगा, हो गया मेरे पास ये दोनों ही एंगल्स हो गए हैं, है ना। दोनों ही एंगल्स मुझे पता है, ये वाले इस तरफ से। मैं इसको निकालना चाहती हूँ आर ओ एस एंगल को, तो मैं इक्वल है तो इनका हाफ कर दूंगी। आर ओ एस एंगल अगर मुझे निकालना है तो पी ओ एस एंगल का हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। और तो इसका हाफ किया तो बेसिकली पी ओ एस एंगल कौन सा था मेरे पास, एक्स था, तो ये एक्स बाई टू आ गया। एस ओ टी एंगल निकालना है तो मुझे कुछ इस एंगल का हाफ करना पड़ेगा इस तरह से। अब इसको देखो सॉल्व करोगे, 180/2 माइनस एक्स बाई टू, ये 90 आ गया, और ठीक है 90 आ गया, तो 90 माइनस एक्स बाई टू आ गया। इन दोनों को कंबाइन करोगे, एक्स बाई टू 90 माइनस एक्स बाई टू, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये पूरा एंगल जो है आपका 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप। उसके बाद है हमें प्रूव करना है कि सारे के सारे एंगल्स जो है वो 360 के है। तो ये भी आपकी बुक में से ही है, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा OT तक, ठीक है। तो ये भी हम बुक से ही समझ लेते हैं। देखो, जो इन्होंने एंगल TOP लिया है और एंगल POQ लिया है, ये 180 डिग्री लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है। TOS एंगल और SOQ एंगल ये 180 डिग्री है। जो SOQ एंगल है वो दो एंगल से बना है, SOR और ROQ से, तो इन्होंने इस तरह से लिख दिया है इसको। TOS एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 180 डिग्री है। सारे एंगल्स कंबाइन कर दिए इन्होंने, TOP, POQ, TOS, ये सारे एंगल्स कंबाइन कर दिए। अब देखो ध्यान से, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब उन्होंने ना यहाँ पे POS एंगल लेने को कहा है, वो तो हमें दिख ही नहीं रहा। तो POS एंगल कौन से एंगल से मिलके बना है, SOT से और POT से। तो हम इन दोनों को अगर कंबाइन करके POQ लिख सकते हैं, तो बस कुछ नहीं है, 360 का प्रूव हो जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि है ट्राइंगल्स के बारे में। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि लाइन, वो एंगल्स एंड लाइंस एंड एंगल्स था, ये ट्राइंगल है। अ ट्राइंगल हैज़ कितनी साइड्स होती हैं, तो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 ही एंगल्स होते हैं। देयर आर डैश वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स होते हैं। ये होता है साइड, ये होती है एंगल, और दिस इज योर साइड, ये होती है एंगल, साइड, एंगल। अब देखो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो AB जो है वो PQ के इक्वल हो जाएगा। लार्जेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, है ना ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स, जो ट्राइंगल होती है सम ऑफ टू साइड्स डैश देन दी थर्ड साइड। तो ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद है एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल टू, ये तो थ्योरम ही है, इसको कंप्लीट करने के लिए आ गया। उसके बाद है द साइड्स ऑफ अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। कोई भी रूल लिखना है कॉन्ग्रेंसी का, तो ए ऐसे होता है, साइड 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 होता है, ठीक है, साइड एंगल साइड होता है। कोई भी एक लिखना है, जो आपको याद है वो कर सकते हो। अब ये आपकी एग्जाम्पल है, मतलब कुछ बाहर से नहीं है, ये आपकी बुक में से ही क्वेश्चन है। तो इसको कर लेते हैं। इसके अंदर डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा, तो एक ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल 2, ये देखो AB लाइन सेगमेंट है, L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पॉइंट P जो है
वो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये हमें शो करना है कि पी ए जो है वो पी वी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट पी सी कॉमन है ना। और ए सी जो है मतलब उन्होंने कहा है पी सी कॉमन है, और सी ए सी बी सी को डिवाइड कर रहा है क्योंकि वो मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सिम्प्लिसिटी हम इनको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया, इजी था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपके एग्जाम्पल में से ही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा है, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। दो ट्राइंगल्स वो कौन कौन से हैं, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल, और ए डी बी वाला। ए सी ए बी गिवन है, ए बी कॉमन है, और ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ये इक्वल हो जाएंगे। प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये भी आपकी थ्योरम है और आपकी बुक में ये सॉल्व की गई है, तो इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। सबसे पहले ट्राइंगल बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एडी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये साइड एंगल साइड से करना है आपने, ये साइड लेनी है, ये एंगल लेना है, और ये साइड लेनी है। बाय सिम्प्लिसिटी से आप कह सकते हो एंगल बी एंगल सी के बराबर है, दैट्स इट। उसके बाद है आपका मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल 60 डिग्री के होते हैं सभी। रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये है, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा थर्ड का, और ये इक्वल होते हैं, तो ये फोर्थ का हो गया, ठीक है। 7 चैप्टर हो गया। उसके बाद 8th चैप्टर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो 8th चैप्टर नहीं इस वीडियो में हम करेंगे, सीधा 9th कर रहे हैं, और 10th मैंने करवा दिया है, तो मतलब ओवरऑल आपके 8th 11th और 12th चैप्टर रह गया है ना। 1 रुपी कॉइन बेटा सर्कल की फॉर्म में होता है ना। अभी हॉर्स की जो टोज़ की शेप होती है वो भी तो सर्कल की ही होगी। और टाइट रोप किसको हम क्या बोल सकते हैं, जो टाइट रोप बनेगी ऐसे, तो वो बेसिकली इसको अनदर नेम दे सकते हो आप, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फिक्स टुगेदर इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल, वो भी तो सर्कल फॉर्म करेगा। द सेंटर ऑफ सर्कल इंटीरियर में होता है। सर्कल के पास सिर्फ डेफिनेट नंबर ऑफ कोड्स हो सकते हैं, इक्वल, गलत है। द लॉन्गेस्ट कोड उसको हम डायमीटर कहते हैं, तो जब हम रेडियस का 2 करते हैं तो वो डायमीटर होता है। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक से हैं, तो ये नहीं हम करेंगे, आप देख सकते हो, लेकिन ये आपकी बुक में से ही है, ठीक है। तो मैंने ये चैप्टर करवा रखा है सर्कल वाला। उसके बाद है पार्ट बिटवीन सर्कल एंड कोड, उसको सेगमेंट बोलते हैं। पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस होती है आर्क ऑफ सर्कल, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका रेडियस सेम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। सर्कमफेरेंस क्या होती है, जो लेंथ होती है होल सर्कल की। अब मेजर सेगमेंट क्या है, ये वाला। और माइनर सेक्टर कौन सा है, सेक्टर है, अब वो सेगमेंट है, ये सेक्टर है, तो माइनर वाला ये है। मेजर आर्क जो है बेटा, मेजर यहाँ पे पहले तो माइनर आर्क पूछिए, तो ये है मेजर आर्क आपकी, ये है माइनर सेक्टर, ये है, तो मेजर सेगमेंट ये हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका 9th चैप्टर हो गया। मुझे पता है 8th 10th मैंने करवा दिया है ऑलरेडी, और सबसे पहले वही किया था मैंने, और आपका 11th 12th रह गया है।